आज मैं आपको सीटेट एग्जाम में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं उनका रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रदाय क्या सुझाता है। मस्तिष्क नमनीयता क्या होता है, आपका ब्रेन प्लास्टिसिटी होता है। ठीक है, ब्रेन प्लास्टिसिटी न्यूरॉन्स होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होती है। ठीक है, इसका आपका आंसर होता है। क्योंकि होती है, क्योंकि बालकों में जो विकास होता है वो समान गति से नहीं होता, भिन्न भिन्न गति से होता है। नहीं, प्रत्येक बालकों में जो विकास होता है उसकी दर अलग अलग होती है। ठीक है, और इस बालक के विकास पर जो आनुवंशिकता और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रदाय क्या सुझाता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, ये सुझाता है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और पर्यावरण परिवेश से संबंधित स्रोत है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, और बालक में जो मूल प्रवृत्ति प्राप्त होती है वो आनुवंशिकता से प्राप्त होती है, और उन मूल प्रवृत्ति का जो विकास होता है वो वातावरण से होता है। ठीक है, और बालक का जो विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, इनका विकास पर जो बालक के विकास पर जो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से ही प्रभाव पड़ता है। हमारा क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति के आनुवंशिकता से संबंधित कारक और पर्यावरण परिवेश से संबंधित स्रोत है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ कहाँ से पाता है। ठीक है, तो बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है, जो बालक अपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है वो अपने घर परिवार और माता से प्राप्त करता है, और बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसके माता पिता और भाई बहन और अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं। ठीक है, अब कि द्वितीयक समाजीकरण का पाठ कहाँ से पाता है, बालक द्वितीय समाजीकरण का जो पाठ पाता है वो विद्यालय, मीडिया और अखबारों से पाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ माता पिता से पाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो 4 प्रतिपादन किए हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत तो 4 प्रतिपादन किए हैं। इसमें सबसे पहला आपका संवेदी गत्यात्मक सिद्धांत जो आपका 0 से 2 वर्ष तक के लिए होता है। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक सिद्धांत जो कि आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए होता है। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक सिद्धांत जो 7 से आपका 11 वर्ष तक के लिए होता है। और जो फोर्थ है आपका औपचारिक सक्रियात्मक सिद्धांत जो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के लिए होता है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो बच्चे जो संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं वो पूर्व सक्रियात्मक सिद्धांत के अंतर्गत यानी कि इस एज में, यानी कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की एज में वो संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। तो बालक अपने मस्तिष्क में पहले से कुछ वस्तुओं या विचारों को विकसित कर लेता है, और उन विचारों को और वस्तु के माध्यम से ही किसी वस्तु के प्रति कोई अवधारणा धारित कर लेता है, यानी कि अवधारणा बना लेता है। तो उस अवधारणा को बनाने को ही क्या कहते हैं, स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, और स्कीमा के जनक जो जीन पियाजे को कहा जाता है, यानी कि जीन पियाजे स्कीमा के जनक है। तो जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है, वो स्कीमा कहलाती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीपत विकास का क्षेत्र अधिगम के संप्रदाय की चर्चा करने के लिए किसने की थी। तो समीपत विकास का क्षेत्र यानी कि जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट था उसके सिद्धांत की जो चर्चा की थी वो लेव वोस्कोस्की ने की थी। समीपत विकास का क्षेत्र क्या होता है कि जब बच्चों को वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल कार्य दिया जाता है तो बच्चे उस कार्य को करने के लिए और बेहतर तरीके से लग जाते हैं, तो वो समीपत विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ
कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो किया था वो नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेव वाइगोत्स्की ने आपके सभी विकास का क्षेत्र और सामाजिक एवं संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे ने संज्ञान विकास का सिद्धांत किया था और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते समय लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से की महत्ता पर जोर देते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो है संस्कृति और समाजीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो उस चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते समय लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्ता पर जोर देते हैं। तो संस्कृति क्या होता है कि संस्कृति से बच्चों के जो नैतिक मूल्य का विकास होता है। संस्कृति से बच्चों के नैतिक मूल्य का विकास होता है जो बच्चों को सभ्य बनाना सिखाते हैं। और समाजीकरण से क्या होता है, समाजीकरण से बच्चों में अंतःक्रिया और भाषा संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते समय लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्ता पर जोर देते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्कता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था। ठीक है, तो बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्कता का वर्णन करने का जो विकास चरणों का जो क्रम सुझाया है वो आपका लॉरेंस कोहलबर्ग ने सुझाया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है वो नैतिक विकास के जो 3 चरण बताए हैं। इसमें पहला चरण होता है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था जो कि आपकी 4 से 10 वर्ष तक का होता है। दूसरा होता है रूढ़िगत नैतिक अवस्था जो 10 से 13 वर्ष तक के लिए होता है। और तीसरा होता है उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था जो 13 वर्ष से अधिक चरणों के लिए अधिक वर्ष तक के लिए होता है। तो इसलिए कि बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्कता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था वो आपका लॉरेंस कोहलबर्ग ने सुझाया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लाब्धी यानी कि IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है। ठीक है, तो ये बुद्धि लाब्धी आलोचना का आधार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले बी देखिएगा कि गुणात्मक आकलन का प्रयोग करके बुद्धि लाब्धी का परीक्षण किया जा सकता है। ये आपका सही है। ठीक है, सी देखिएगा कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर भी बुद्धि लाब्धी का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, डी देखिएगा कि बच्चे के सामाजिक परिवेक्ष्य को शामिल करके भी बुद्धि लाब्धी का परीक्षण किया जा सकता है। परंतु पक्षपाती मानदंड, अगर पक्षपाती मानदंड को आप अपनाएंगे तो बुद्धि लाब्धी का परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि बुद्धि लाब्धी यानी कि IQ की परीक्षण आलोचना का आधार क्या है, वो आपका पक्षपाती मानदंड होता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस प्रकार पर आधारित है। यानी कि इस कथन के अनुसार लड़कियां जो कमज़ोर होती हैं और लड़के अधिक मजबूत होती हैं, क्योंकि लड़कियों को गृह विज्ञान गृह का कार्य करना चाहिए और लड़कों को जो है भारी कार्य करना चाहिए। इस तरह की यानी कि लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव करना, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव करना ये सामाजिक प्रतिक्रिया होती है। और ये जो कहते हैं कि लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है इस तरह की प्रक्रिया को कहते हैं जेंडर रूढ़िवादी, यानी कि जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो वो जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। परंतु समावेशी शिक्षा में जो है लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि दोनों को जो है समान शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस प्रकार पर आधारित है, वो आपके जेंडर रूढ़िवादिता पर आधारित है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में है, समस्या है, रुकावट है या बाधा है या संसाधन है। तो एक कक्षा में शिक्षक द्वारा अधिगम प्रक्रिया करते समय अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्यों कि एक शिक्षक जब अधिगम की प्रक्रिया करते समय अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग करेगा तो उससे बच्चों को सरलता से और शीघ्रता से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है, यानी कि अधिगम प्रक्रिया में विविधता जो है वो संसाधन के रूप में माना जाता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम कठिनाइयाँ महसूस करने वाली, यानी कि जब अधिगम प्रक्रिया होती है तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं उन्हें समझ में कम आता है, यानी कि यह कम आता है या बहुत
देर से आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौती में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की जो बुद्धि लब्धि जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ विद्यार्थी जल्दी सीख जाते हैं और कुछ विद्यार्थी देर से सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अधिकतम कठिनाइयाँ महसूस करने वाले विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौती में अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक महत्वपूर्ण है कि कमतर दृष्टि वाले विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें देखने में परेशानियां होती हैं, यानी कठिनाइयां होती हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला आप बी देखिएगा कि जो कमतर दृष्टि वाले विद्यार्थी होते हैं इन विद्यार्थियों का प्रतिकरण किया जाना चाहिए, नहीं। समावेशी शिक्षा कहती है कि प्रत्येक विद्यार्थी आप जैसे भी हो उन्हें सभी विद्यार्थियों के साथ उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि उनका प्रतिकरण नहीं किया जाना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी है कि बोर्ड से काफ़ी दूर सीट स्थिर कर दी जाए, ये भी आपका ऑप्शन गलत है कि अगर बोर्ड से दूर उनकी सीट पर बैठाया जाएगा उन्हें, तो उन्हें जो दिखता है वो कम और अधिक कम दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ठीक तरह से वो नहीं देख पाएंगे। तो सी भी आपका गलत है। डी है आपका कि केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ को पढ़ाया जाए, जी ये भी गलत है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें कम दिखता है तो उनके साथ तो जो है श्रव्य यानी कि बोलकर उच्चारण अधिक किया जाना चाहिए ताकि वो सुनकर उस चीज़ को समझ सके और पढ़ सके। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये तीनों बी सी डी आपका गलत है। इसका आंसर आपका होगा ए कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद होने चाहिए, यानी कि ऐसे उपकरण भी मौजूद होने चाहिए जिनकी सहायता से वे शीघ्रता से सुन सकें। ठीक है, और उस जो अधिगम प्रक्रिया चल रही है शिक्षक द्वारा जो समझाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है उसे ठीक तरह से पढ़ सके या और समझ सके। ठीक है, तो इसलिए कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार यानी कि ADHD से जूझते विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो आपकी अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार जो होती है वो आपकी अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर होती है आपकी। ठीक है, तो इस विद्यार्थी यानी कि इस तरह की जो बीमारी होती है बच्चों को जन्म से ही लग जाती है और ये काफ़ी लंबे समय तक हो सकती है, यानी कि परंतु इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है और स्कूल में या घर में काम करने में परेशानियाँ होती हैं और ध्यान लगाने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार के यानी कि अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते बच्चों के बारे में निम्न में क्या सही है कि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते रहते हैं। ठीक है, यानी कि निरंतर वो कह रहा है कि आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते रहते हैं, यानी कि काम करने में कठिनाइयाँ होने लगती है उन्हें, और जो अगर शिक्षक अधिगम क्रिया कर रहा है तो उसमें ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी रणनीति है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं कि वे विद्यार्थी जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। और ये विद्यार्थी इस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो अपनी आयु के बालकों की क्षमता एवं योग्यता से अधिक योग्यता क्षमता रखते हैं, वो आपके प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा कि स्वचलित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, यानी कि ऐसे विद्यार्थियों को स्वयं चलित अपने यानी कि अपना आप ही कार्य को चयन करना चाहिए और उच्चतम चिंतन कार्य को सौंपना चाहिए। तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना शतरंज खेलना सीखने के लिए। ठीक है, तो गैर जन्मजात अधिगम कि जैसे बच्चा कभी कुछ अधिगम क्रिया ऐसी होती है, कुछ ऐसा ज्ञान होता है कि जैसा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है तो उसके मन में कुछ कार्य करने के लिए इच्छा जागृत होती रहती है। तो जैसे बांसुरी बजाना शतरंज खेलना ये जो है बच्चे के मन में इच्छा जागृत हुई है। ठीक है, उसके मन में जिज्ञासा है बांसुरी बजाने की या शतरंज खेलने की, तो यही इच्छा और जिज्ञासा जो है वो बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। यानी कि जब तक बच्चे के मन में आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी तो वह उन चीज़ों को नहीं सीख सकता है, परंतु इसके साथ साथ आंतरिक अभिप्रेरणा के साथ साथ उसे बाह्य निर्देशन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बांसुरी बजाना शतरंज खेलना
यानी कि बांसुरी कैसे बजाई जा सकती है और शतरंज कैसे खेले जा सकती है, उसके लिए उसे बाह्य निर्देशन की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कि किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत होती है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन दिया गया, केवल पाठ्यपुस्तकों द्वारा नहीं, केवल पाठ्यपुस्तकों द्वारा जो विद्यार्थी बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता है। बी है, केवल अध्यापक द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराकर भी विद्यार्थी बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता है। सी ऑप्शन है कि अपने आस पड़ोस की पारिस्थितिकता द्वारा। जी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थी बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं, वो अपने आस पड़ोस से पारिस्थितिकता से सीख सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है प्राप्त होती है, फिर प्रारंभिक कक्षा जो ज्ञात होती है वो जो होती है उसका परिवार, समाज और अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार और जो खेलकूद का मैदान होता है वो होती है। ठीक है, यानी कि इन स्थानों पर, यानी कि परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, समाज में और खेल के मैदान में बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा सीख सकते हैं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के रूप में सहायक होती है। ठीक है, तो प्रबल रूप से जो विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालों की रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो सक्रिय भागीदारी जो बढ़ती है और साथ साथ में बच्चे में जो ज्ञान का सृजन होता है, बच्चे में ज्ञान का सृजन भी होता रहता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि प्रबल रूप से, तो प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक होता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता यानी कि जब विद्यार्थी मिलजुल कर कार्य करते हैं या मिलजुल कर शिक्षण कार्य करते हैं तो प्रक्रिया में संलग्नता यानी कि वो विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया कहलाता है। अब इसमें बाधक कौन बन जाता है, तो इसके ऑप्शन देखिएगा कि विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, ये बाधक नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आपका यह ऑप्शन नहीं होगा। बी है कि विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ये भी अधिगम प्रक्रिया में बाधक नहीं बन सकता है। ठीक है, सी है आपका कि ऐसे कार्य देना जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, ये आपका बाधक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप विद्यार्थियों को ऐसे कार्य यानी कि सरल कार्य दोगे तो उस कार्य को वह कार्य अकेले ही कर लेगा। ठीक है, इसमें किसी अन्य विद्यार्थियों की सहायता नहीं लेगा और मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे, तो वो विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया के में संलग्नता में बाधक बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। तो अधिगम जो होना चाहिए वो अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। अर्थपूर्ण और संदर्भित अधिगम क्या होता है कि इसमें बच्चों को जो है एक सकारात्मक माहौल मिलता है और बच्चे जो मिलजुल कर जो है सीखते हैं और इस अधिगम में बच्चे सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। ठीक है, तो अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए, तो अधिगम जो आपका अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है। तो समस्या समाधान का जो पहला चरण होता है वो समस्या की पहचान करना होता है कि जब तक आप समस्या की पहचान नहीं करोगे, जब तक आप समस्या का उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया के अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण जो होता है वो समस्या की पहचान होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं और एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए। तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। तो आपका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना चाहिए, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कंठस्थ स्मरण के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम को सुशोभित किस प्रकार किया जा सकता है। तो अधिगम को सुशोभित तभी किया जा सकता है जब बच्चों को चिंतन और प्रतिवर्तन के मौके प्रदान किए जाएं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर सी क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा कि एक अधिगम को सुशोभित किस प्रकार किया जा सकता है, चिंतन और प्रतिवर्तन के मौके प्रदान कर। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो शिक्षा शास्त्र यानी कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के जो क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों या मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।